Today we will discuss about electric capacitance. This is our new chapter and new topic, electric capacitance. विद्युत धारिता. उस पे जाने से पहले we have to understand some basic concept about this chapter. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे this lecture will flow dielectric substances, उस पे बात करेंगे. पहले कॉन्सेप्ट क्या है उसकी बात कर लेते हैं. देखिए, we all know कि हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि सब्सटेंसेस या पदार्थ इस नेचर में जो पाए जाते हैं मेनली उनको हम दो भागों में, फिर थर्ड वन इस और तीन भागों में बांटते हैं. मेनली क्या क्या होता है? कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, मतलब सुचालक और कुचालक. तीसरा होता है थर्ड वन इज सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक. वो हम आगे पढ़ने वाले हैं इसी 12th क्लास के आगे फर्दर चैप्टर्स में. यहाँ पर अगर हम बात करते हैं व्हाट इज इंसुलेटर या व्हाट इज कंडक्टर्स, तो सुचालक या कंडक्टर कौन होते हैं? हम लोगों ने इतना बेसिक पढ़ा हुआ, अब तो 11th या 10th क्लास की नॉलेज हमारी इतनी है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा सकते हैं, चार्जेस फ्लो कर सकते हैं. बेसिकली जो चार्जेस जिसमें फ्लो करते हैं वो कंडक्टर, और जिसमें चार्जेस फ्लो नहीं करते वो इंसुलेटर मतलब कुचालक. राइट, ठीक है. वो क्यों हो पाता होगा उसको थोड़ा सा एक बार चर्चा कर लेते हैं. सपोज हम लोग जानते हैं कि सभी सब्सटेंसेस जो होते हैं वो किसी सब छोटे छोटे उससे एटम से मिलकर बने होते हैं. तो एटम्स के पास जो हम जानते हैं न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस सेंटर में होता है पॉजिटिवली चार्ज, उसके चारों ओर ऑर्बिट्स होते हैं. ये आपने पढ़ा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं ना, रोटेट होते रहते हैं. तो जैसे जैसे हम दूर जाएंगे आउटर जो ऑर्बिट्स होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन में क्या क्या फर्क होगा. सपोज देखिए, ये जो इलेक्ट्रॉन है इनर मोस्ट ऑर्बिट होगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है. इनके बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लगता है. ठीक है. उसके बाद क्या होगा? जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो ऑर्बिट जैसे जैसे इससे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो फोर्स वीक होता जाएगा. राइट, अट्रैक्शन फोर्स. तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही वो ऑर्बिट छोड़कर वो फ्री होते हैं. क्या करने के लिए? मोशन करने के लिए वो सब्सटेंस में. तो वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नॉर्मली घूम सकते हैं, उस सब्सटेंस में फ्लो कर सकते हैं. वो कहलाते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. ओके, मुक्त इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन्स बाउंडेड होते हैं, बंधे रहते हैं, मतलब जो मूव नहीं कर सकते, निकल नहीं सकते, तो उनको कहते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन या बद्ध इलेक्ट्रॉन. ठीक है, ये बेसिक सी चीज. तो इसी के आधार पर हम लोग जो है डिवाइड करते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर्स. ठीक है, ये बेसिक नॉर्मल कॉन्सेप्ट जो अब तक आपने जाना. अब एक चीज आती है डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, हिंदी में बोलते हैं परावैद्युत पदार्थ. ठीक है, ये कैटेगरी क्या है? तो बेसिकली दिस इज इंसुलेटर्स में ही उसी को ही हम डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहते हैं. बिकॉज डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भी होते हैं वो सेम टू सेम इंसुलेटर वाला ही व्यवहार या उसका जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं. बट इनमें कुछ अलग क्या है? क्यों अलग से बोलते हैं हम? तो इनको इसलिए बोलते हैं, बेसिकली हम ये ध्यान रखेंगे कि जो इंसुलेटर है, कुचालक है, उनको ये कहते हैं. बट इनमें एक चीज एड अप हो जाती है, नाम में देखिए इलेक्ट्रिक. तो मतलब ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी जरूर शो करते होंगे. ठीक है, लाइक एब्रोनाइट, माइका या फिर वैक्स, मोम, ये कह सकते हैं कुछ ऐसे डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है. तो उनको समझिए, ये दो प्रकार के होते हैं. तो पहली बात तो व्हाट इज द डेफिनेशन या किसको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं, है ना. तो हम ये कह सकते हैं कि इंसुलेटर्स होते हैं उनको हम डाइइलेक्ट्रिक कहते हैं. बट इंसुलेटर की तरह इनमें भी चार्जेस का जो फ्लो है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट है, वो फ्लो नहीं होती. बट जब इनको, अब यहाँ से बात शुरू होती है, जब इनको हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं इन सब्सटेंशियल पदार्थों को, तो ये इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं. इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी क्या शो करते हैं हम आगे पढ़ेंगे. बट आप डेफिनेशन में क्या लिखेंगे कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता, मींस इंसुलेटर जैसे हो गए, और उनको जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट करते हैं तो दे शोज इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज. ओके, दैट these substances are called dielectric substances. Right, ये दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर. देखिए, पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है इनको हम समझते हैं. देखिए, नंबर 1 लेते हैं पोलर या ध्रुवीय. ठीक है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस. हम ये जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं.
मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, एटम्स से बनते हैं। तो सपोज किसी सब्सटेंस में कोई मॉलिक्यूल, मैं एग्जांपल लेता हूँ HCl का, ठीक है। HCl है, उसमें हम जानते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन H+ होता है, Cl- होता है, राइट, ठीक है। तो इस HCl के मॉलिक्यूल में ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है या उनके जो सेंटर होते हैं वो थोड़े से डिस्टेंस पे होते हैं। अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं तो ये इस तरह से बना सकते हैं अपन। सपोज दिस इज H+, दिस इज Cl-। तो ये थोड़ा सा इनके बीच में गैप, मतलब प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। दोनों ओवरलैप नहीं होते, मतलब कोइंसाइड नहीं करते, ऊपर नीचे नहीं है, थोड़ा सा गैप है। तो ये एक्चुअली क्या बनाते हैं, तो आपने देखा, ध्यान देंगे तो बेसिकली हम एक चीज पढ़ के आए हैं। यहाँ देखो +1 चार्ज है, -1 चार्ज है। हम ये पढ़ के आए हैं कि एक माइनस चार्ज, एक प्लस चार्ज, और थोड़ी सी डिस्टेंस पर सेम चार्ज होता है। व्हाट इज दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब द्विध्रुव। तो ये विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना रखा है इन्होंने, H+ Cl-। यस, तो ये ऐसे सब्सटेंस जिनमें एक डेफिनेशन है कि जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर जो है वो अलग अलग होते हैं, वो कहलाते हैं पोलर, ठीक है, पोलर डाइइलेक्ट्रिक। और एक एग्जांपल ले सकते हैं, सपोज H2O। तो H2O का कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है, H+, H+, H2O-2, ठीक है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन और दो, तो ये अलग अलग है। देखिए एक डाइपोल O को -1 लिख सकता हूँ, तो एक -1 इसके साथ, एक -1 इसके साथ। देखिए इनका अगर बात करें, यहाँ पर HCl में हम लोग बात करते हैं, अगर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा है, विद्युत द्विध्रुव जैसा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी होगा। तो आंसर यस। तो डाइपोल मोमेंट किधर होता है, डायरेक्शन हमने पढ़ा हुआ है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर होगा, P इस तरफ होगा। इसी तरह यहाँ पर एक पेयर बन गया H+ और O- का, एक P इधर होगा, इधर होगा, दोनों का रिजल्टेंट बीच में कहीं P आएगा, राइट, है ना। एक पेयर बीच में कहीं। तो ऐसे करके इनका नेट खुद का एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, विद्युत द्विध्रुव हार्मोनिक होता है। अब इनमें अब स्पेशलिटी क्या है, ये तो हो गए इसका डेफिनेशन कि पोलर वाले क्या होते हैं, जिनमें सेंटर अलग अलग हो। तो अब हमारे डेफिनेशन पे आते हैं। जब से अभी आपने बताया डाइइलेक्ट्रिक वो होते हैं कि इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो मैं विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किए पहले मैं बात करता हूँ। सपोज आपके सामने ये एक सब्सटेंस है, इसमें अब जैसे मैंने बात की HCl की, तो उसमें HCl के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो वो नॉर्मली उनका जो रहने का तरीका होता है या उनका जो स्ट्रक्चर होगा रहने का, वो कैसा होगा, रैंडमली होगा, कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में जिगजैग के तरीके से हो सकते हैं। तो सपोज ये प्लस माइनस ऐसे है, फिर एक माइनस प्लस ऐसे है, माइनस प्लस ऐसे है, प्लस माइनस ऐसे है, माइनस प्लस, है ना। तो उल्टा सीधा किसी भी तरह से इनका जो रहने का जो मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंस में होंगे वो कैसे होंगे, रैंडमली होंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पर वो कैसे भी गिरे पड़े ऐसे हो सकते हैं, राइट, ठीक है। ये कोई भी सब्सटेंस, ये HCl भी हो सकता है, H2O कोई भी हो सकता है, मतलब माइनस चार्ज और पॉजिटिव चार्ज या इनका जो डाइपोल मोमेंट है, तो वो देखिए उसको देखते हैं, ये प्लस माइनस, इसका डाइपोल मोमेंट इधर बन गया, इसका इधर बन गया, इसका इधर बन गया, इसका इधर, इसका इधर। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कि जो इनके नेट डाइपोल मोमेंट है इस पूरे सब्सटेंस में, इसका इधर हो गया, इसका उधर हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। और नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर या हम बोले कि सामान्य स्थिति में इनका जो द्विध्रुव हार्मोन है वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये जिगजैग तरीके से रहते हैं किसी भी सब्सटेंस में। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट कर दिया। सपोज ये ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हमने, और ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर मैंने इसको पुट कर दिया। तो आप देखेंगे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये बता दी हमने, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही आया हम देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, ट्रांसफर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, कोई भी चार्ज आएंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पर चार्ज माइनस भी है प्लस भी है, ऐसा अरेंजमेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कैसे लगेगा, पॉजिटिव चार्ज पर किधर लगेगा, तो आंसर इन द डायरेक्शन ऑफ E। माइनस चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, अपोजिट टू E, यहाँ ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं,
ठीक है। पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ये बाहर की ओर पुश करेगा, नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, सपोज यहाँ पर क्या रखा होगा, कोई पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है। ओके, तो यहाँ ये कैसे अरेंज हो जाएंगे, तो सारे के सारे माइनस पे इधर फोर्स, प्लस पे उधर, तो सारा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, माइनस इस तरफ और प्लस उस तरफ, माइनस इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, ये सारे मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज हो जाएंगे, राइट। अब देखो सबका पी की डायरेक्शन देखो, सबके लिए पोटेंशियल सॉरी उसकी डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, डाइपोल मूवमेंट किधर हो गया, इसका पी इधर, इसका भी इधर, इसका भी माइनस से प्लस, इसका भी इधर, इसका भी इधर, इसका भी इधर, तो वी हैव गॉट सम फाइनाइट वैल्यू, कुछ वैल्यू मिल गई हमें किसकी, पी की। तो यहाँ पर जो पी है डज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर E अवेलेबल है, इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से यहाँ पर अब P क्या है, 0 नहीं रहा, मतलब इसमें इस पे क्या पैदा हो गया, नेट। तो आंसर है नेट इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बन गया, मतलब इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी आ गई, इसके अंदर P पैदा हो गया। ये कहलाता है जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, किसको, पोलर डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को, राइट। तो ये पोलर होता है। फिर से एक बार देखिए, पोलर का मतलब ये था कि जैसे ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम है उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज थोड़े सेपरेशन पे होते हैं, और वो लेकिन वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो नेट नहीं होता, बट फिर हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में अप्लाई कर देते हैं देन वहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये हो गया पोलर का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। इससे आगे आते हैं नॉन पोलर, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, जिसमें हम लोग अभी एक नई प्रोसेस सीखेंगे, पोलराइजेशन, ठीक है। तो सेकंड नंबर है नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर की बात करते हैं, नॉन पोलर का मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी पोलराइज नहीं है, ठीक है। पोलराइज का मतलब होता है कि दो पोल बनना, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एक माइनस, तो टू पोल्स प्लस माइनस पोल्स बन जाते हैं। तो नॉन पोलर मतलब ऑलरेडी पोल्स नहीं है, मतलब कि ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा सब्सटेंस जिसमें मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर काइंसाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसे ये सपोज प्लस चार्ज है और उसी के ऊपर क्या होगा, मैं इसको ऊपर ही बना रहा हूँ, दैट इज ये, तो ऊपर नीचे होते हैं मतलब सेंटर इसके। ये मान लीजिए H2 है, या एक एग्जांपल और ले सकते हैं CO2 का, ठीक है। ये मैं अलग अलग बना रहा हूँ बट ये है क्या, एक्चुअली ऊपर नीचे है तीनों, तो ये हो गया CO2, ठीक है। इस तरीके से हम लोग जानते हैं एक पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये जो होते हैं, मतलब जब प्लस और माइनस के सेंटर एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं, एग्जैक्टली पास पास जुड़े हुए हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर या ये वाले ऑब्जेक्ट सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, नॉन पोलर, ठीक है। अब आती है बात कि नॉन पोलर के पास जब हम इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या वैसे बात करें नॉर्मल सिचुएशंस पर, तो क्या इनके पास इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है? तो आंसर है नहीं। क्यों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कब होता है? तो आंसर है जब डाइपोल बनता है, प्लस माइनस थोड़े से दूर रहते हैं, मतलब डाइपोल बनेगा तो डाइपोल मूवमेंट बनेगा ना, मतलब द्विध्रुव बनेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा। यहाँ पर द्विध्रुव है ही नहीं, यहाँ तो प्लस माइनस एक दूसरे के ऊपर बैठे और एक दूसरे पर बैठे रहते हैं, तो हम उसको डाइपोल नहीं कहते। तो मतलब यहाँ पर नॉर्मली जब एक सिंगल एटम, सिंगल मॉलिक्यूल का भी क्या नहीं होता, सिंगल मॉलिक्यूल का भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता। पोलर में क्या था, सिंगल का होता था, बट उनका स्ट्रक्चर रैंडमली होता था, तो कैंसिल आउट होकर नेट सब्सटेंस का जो डाइपोल मूवमेंट था भी वो जीरो होता था। बट यहाँ तो अकेले मॉलिक्यूल का भी क्या है, जीरो, बिकॉज डाइपोल नहीं बना हुआ। तो मैं अगर इसको स्ट्रक्चर अपन इस तरह से स्टडी करके देखें, तो अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ तो ये प्लस माइनस में एक साथ बना हुआ, मतलब ऊपर नीचे ही है, ठीक है। माइनस प्लस ऐसे, प्लस माइनस जैसे भी आप बनाना चाहेंगे, ये रैंडमली ऐसे रहते हैं, ठीक है, ये ऐसे। तो अब देखो इसका भी P जीरो, इसका भी जीरो, इसका भी जीरो, सबका P जीरो है, तो टोटल का P क्या होगा, जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो हो गया। लेकिन जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में पुट किया, अब इस चीज़ को आप समझिए, ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। अब क्या होगा,
ये प्लस माइनस एक दूसरे पे बैठे हुए थे ऐसे, सपोज ये ऐसे थे, ठीक है, प्लस माइनस ऐसे बैठे हुए थे। अब क्या हुआ, ये प्लस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगाता है, माइनस पर इधर, तो ये प्लस माइनस एक साथ के धीरे धीरे क्या होना चालू हुए, आंसर सेपरेट होना चालू हुए, दूर होना स्टार्ट हो गए। प्लस को इधर धक्का लगेगा, माइनस को इधर पुश किया जाएगा या अट्रैक्ट किया जाएगा, तो हम कह सकते हैं प्लस माइनस के बीच में ऐसे दूर होना स्टार्ट हो गए, गैप बन रहा, ठीक है। मतलब क्या बनना स्टार्ट हुआ, डाइपोल बनना स्टार्ट हुआ, मतलब क्या बन रहा है, ये पोल्स बन रहे हैं। इसको, इस प्रक्रिया को, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रखेंगे तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे प्लस माइनस सेंटर दूर होते ही क्या बना देंगे, आंसर है डाइपोल बना देंगे, पोलर हो जाएंगे, पोलराइजेशन हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण। समझ में आ रही बात, ध्रुवीय बनाना या पोलर बनाना, पोलराइजेशन, क्लियर। तो ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपसे पूछ सकते हैं पोलराइजेशन क्या होता है, हम बोलेंगे नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दूर होने लगते हैं, पोलराइज हो जाते हैं, पोलर बन जाते हैं या डाइपोल बन जाते हैं। तो फिर से कि देखिए प्लस वाला किधर जाएगा, उस तरफ जाएगा, माइनस सेंटर किधर आएगा, माइनस प्लस, इस तरह से मॉलिक्यूल्स का जो अरेंजमेंट है इस प्रकार से हो जाता है। अब आप समझ पा रहे हैं, जब इस प्रकार से था इसको हमने ऐसा थोड़ा सा फैले, रीजन क्या है फैलने का, फोर्स करवाता है, प्लस को धक्का दे रहा है, माइनस को खींच रहा है, तो इनके साथ में बैठे हैं तो थोड़ा सा यूं खींच जाएंगे, तो ऐसे खींचते ही हम देख सकते हैं पी 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 पी, सबका पी बन गया, देयर विल बी नेट पी, आंसर है देयर विल बी नेट पी, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कुछ बनेगा। इसको, इस पी को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड, क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड पी, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है वो इंड्यूस्ड हुआ है, मतलब उत्पन्न, व्युत्पन्न, मतलब पैदा हो गया, ठीक है, इंड्यूस हो गया, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड आने से इंड्यूस हुआ, अदरवाइज नहीं, इसलिए इसका नाम है इंड्यूस्ड पी। समझ में आ रही बात, ये डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देख लिया, इनका तरीका भी देख लिया कि किस प्रकार से ये इनमें पोलराइजेशन होता है। ये प्रक्रिया कहलाती है नॉन पोलर का पोलर बनना, क्या कहलाता है, पोलराइजेशन। उसमें आपने अभी देखा कि किस प्रकार से होता है, ठीक है। तो ये इंड्यूस जो पी है, पोलराइजेशन जो है, इसमें ध्रुवीकरण कहते हैं इसको हिंदी में, ध्रुवीकरण, ठीक है। पोलराइजेशन जब हम कर रहे हैं तो अब इस पे हम लोग एक छोटा सा एक्सप्रेशन बनाते हैं, स्टडी करते हैं कि ये कितना इंड्यूस होगा। सपोज मैंने किसी डाइलेक्ट्रिक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो मुझे एक बात सोच के बताइए, जो ये प्लस माइनस मॉलिक्यूल था नॉन पोलर, ये पोलर बनना चाहता है, ठीक है, तो पोलर बनना चाहता है तो ये बनेगा माइनस प्लस ऐसा। अब सपोज मैंने ई को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग अप्लाई किया, तो ये प्लस माइनस उतना ही रहेगा कि थोड़ा और दूर फैलेगा, तो आंसर और इस पर स्ट्रेच आएगा, और ज़्यादा खिंचाव आएगा, बिकॉज ई बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगा, किस पर, चार्जेस पर, फोर्स बढ़ने से और ज़्यादा दूर खींचेंगे, तो और ज़्यादा दूर खींचने से क्या होगा, तो आंसर है ऐसा, और ज़्यादा पोलराइज होंगे, और ज़्यादा पोलराइजेशन होने से क्या होगा, और ज़्यादा पोलराइजेशन होने से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा। भाई इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या फॉर्मूला होता है, Q इंटू 2a, चार्ज इंटू बीच का डिस्टेंस। अब बीच का डिस्टेंस जो 2a है ये बढ़ता जाएगा, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से। तो वी कैन गो टू ए रिलेशन कि जब जब मैं ई बढ़ाऊंगा तो क्या बढ़ेगा, आंसर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं सॉरी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पी बढ़ेगा ई बढ़ाने से। आई गेस ये आपको समझ में आ रहा है। इसके बाद आप लोग एक रिलेशन बनाते हैं कि जो, अब यहाँ पर एक छोटा सा पोलराइजेशन हमने समझ गया कि क्या होता है, इसमें हम बोलते हैं पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर, पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर, ये P से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसको, पर डेंसिटी क्यों बोल दिया, उसका रीजन है इसलिए बोल दिया कि आपने सपोज एक सब्सटेंस लिया, ये कोई एक सब्सटेंस का नॉन पोलर, इसका कुछ वॉल्यूम है, ठीक है, इस पूरे वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स रहते हैं और उनका पोलराइजेशन हो गया, इस प्रकार से पोलराइजेशन हो गया, ठीक है, P। तो मैं बोलता हूँ कि अगर P पोलराइजेशन हुआ है, V वॉल्यूम में पोलराइजेशन हुआ P, यूनिट वॉल्यूम में पोलराइजेशन होगा P बटे V, मतलब
यूनिट वॉल्यूम का जो पोलराइजेशन हुआ वही क्या कहलाता है, पोलराइजेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब होगा यूनिट वॉल्यूम के लिए वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन हम जानते हैं पोलराइजेशन में, पोलर जो पोलराइजेशन होता है तो उसका डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस से प्लस की ओर होगा, तो वेक्टर क्वांटिटी बोल दी हमने कि डायरेक्शन है इसके पास, ठीक है। तो पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर का मतलब क्या हो गया, यूनिट वॉल्यूम में, ठीक है। बड़ा सा कोई भी सब्सटेंस लिया उसके यूनिट वॉल्यूम में, जैसे हमने उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पूरे के पूरे सब्सटेंस में क्या हो गया, पोलराइजेशन हो गया। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना पोलराइजेशन हुआ, एक टर्म हमने स्टडी करने के लिए रखी, उसको पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर बोलते हैं। बेसिकली दिस इज डाइपोल मोमेंट, ओके। तो P जो होगा ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आंसर E के। अभी अभी सीखा कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जितना बढ़ाओगे उतना ही क्या होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा क्रिएट होगा, तो पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर भी बढ़ेगा। ज्यादा P होगा तो यूनिट वॉल्यूम में भी ज्यादा होगा। और इसको अगर मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो इसको बोलते हैं, दिस सिंबल इज काई, ठीक है। और इसका CHI होता है काई, और इसको हम लोग E का मतलब इलेक्ट्रिक, ठीक है, इलेक्ट्रिकल टर्म्स में E लगा रखा है। व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब है द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, मतलब पोलराइजेशन कितना हुआ उसको नापने का पैमाना, उसको तरीका, द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, ठीक है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी या ध्रुवण प्रवृत्ति, ठीक है, कितना ध्रुवण हुआ। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब ये होता है, इसका मेजरमेंट का तरीका है। और आप देखेंगे ये साइज ही है, इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, तो P और E। व्हाट इज P, पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर, मतलब जो P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, और E है इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो आप दोनों को देख सकते हैं कि साइज E होता है ये यूनिट लेस या डायमेंशन लेस होता है, ठीक है, डायमेंशन लेस। ये बात समझ में आ रही है क्यों होता है? देखिए P, मैं थोड़ा सा डिटेल में आप चाहें तो जा सकते हैं कभी भी, Q × 2A, ठीक है, ये हो गया कूलम × मीटर। अब वॉल्यूम पर वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम की बात कर रहा है तो मीटर क्यूब, ये हो गया कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसकी तरफ अगर E की बात करते हैं, E के लिए भी क्या जानते हैं आप, AQ/R², तो दैट इज कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देख सकते हैं दोनों साइड सेम, E और P का जो यूनिट है सेम आ रहा है, तो काई E का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, आंसर डायमेंशन लेस, वो होगा ही नहीं। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज पोलराइजेशन डेंसिटी वेक्टर, दिस इज द स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ पोलराइजेशन, कि जितना E बड़ा होगा उतना ज़्यादा ही पोलराइजेशन होगा। और इसको हम काई के टर्म्स में पढ़ते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, कितना ज़्यादा कितना पोलराइजेशन होता है। इसको कैसे समझ सकते हैं, इसको यूँ समझ सकते हैं कि मान लीजिए सपोज मैंने एक पहला सब्सटेंस लिया, ये नॉन पोलर है कोई, इसको मैंने 200 इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, इसमें पोलराइजेशन हुआ 20, सपोज, दैट इज ए नॉर्मल थिंग, समझने के लिए बता रहा हूँ बस। 200 का इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, 20 पोलराइज हुआ, ठीक है। दूसरा सब्सटेंस लिया कोई, वो भी नॉन पोलर है, इसमें मैंने सेम 200 का इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, ये हो गया 30 पोलराइज्ड। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम था, बट हमने क्या देखा कि वो पहला सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस दोनों में पोलराइजेशन है वो अलग अलग हुआ। मतलब ज्यादा पोलराइज कौन हो रहा है, तो आंसर ये हो रहा है, 30 हो रहा है सेम E के ऊपर, मतलब ज्यादा सेंसिटिव कौन है, तो आंसर ये है। ससेप्टिबिलिटी ज्यादा किसकी है, इसकी है। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। बाकी हम आगे नए क्लास में डिस्कस करेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।